नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात जिसको कि हम NCF भी कहते हैं और नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी कहते हैं के नाम से जानते हैं। और इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है क्योंकि ये पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी और उस समय तक का एक नवीनतम दस्तावेज तैयार हुआ था और इसके कारण से काफ़ी परीक्षाओं में ये पूछी जाती है, बहुत सारी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। खास करके आप शिक्षा से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं उस सब में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी अगर हम बात करें तो उस समय तक का, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा नवीनतम दस्तावेज में से एक था। खास करके विद्यालयी शिक्षा को अगर हम देखेंगे तो विद्यालयी शिक्षा तक का ये नवीनतम दस्तावेज में से एक था। इसकी विशेषताएं क्या थीं? तो इसको न केवल भारत के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद, शिक्षक वगैरह जो थे, इन सारे लोगों ने मिलकर के इसको तैयार किया। फिर इसकी पहल भी, इसकी वार्ता भी बहुत ज़्यादा हुई। उस समय जो 2005 के आसपास हम कह सकते हैं कि MHRD की पहल पर प्रोफेसर यशपाल जो कि उस समय में यूजीसी के यूनियन ग्रांट कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। तो यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर यशपाल हुआ करते थे। उनकी अध्यक्षता में बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर के इसको तैयार किया, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, बहुत सारे शिक्षक वगैरह की टीम थी जिन्होंने कि मिलकर तैयार किया। तो बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। हम तमाम विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम अगर देखते हैं तो पढ़ाई को रेट सिस्टम से बाहर करना। सबसे पहला कि ये जो रटंत विद्या है, वही वो रटंत विद्या पर अब हम ध्यान नहीं देंगे, बल्कि समझ आधारित पाठ्यक्रम की पहल करेंगे। अर्थात समझ आधारित हम पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे केवल वो रटाना नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट आज के समय में जो हम प्ले स्कूल में भी देते हैं, वहाँ भी हम रटाते कहाँ हैं भाई? क्योंकि उसको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्टून्स होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के कार्डबोर्ड होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, उसमें दक्षता हासिल करता है। उसको समझ आधारित, वहीं पर से समझ आधारित हम लोग आज के समय में विकसित करते हैं। तो रटंत विद्या से संपूर्ण रूप से इन्होंने मुँह मोड़ लिया है, जो कि मोड़ना भी चाहिए था। फिर ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा गया। इसमें ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना का मतलब ये है कि केवल हम कक्षागत ज्ञान को ही न लें, क्योंकि खास करके आप देखेंगे कि जब भी छात्र को आप बाहरी जीवन से, उसके दैनिक जीवन से, उनके बाहरी चीज़ों से जिसमें कि वो रहता है, जिसमें कि वो एडजस्ट हुआ है, जिसमें कि वो सब कुछ खेलता, पढ़ता, बढ़ता है, उन सारी चीज़ों को मिलाकर के अगर हम उस ज्ञान से जोड़ देते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका जो समझ होता है, वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है और वो बहुत जल्दी किन्हीं भी चीज़ को सीख जाता है। अर्थात अगर वो कितना भी टफ ही क्यों ना हो, कितना भी कठिन ही क्यों ना हो वो विषय, लेकिन वो बहुत जल्दी सीख जाता है अगर हम उन चीज़ों को बाहरी ज्ञान से जोड़ देते हैं। तो फिर पाठ्यचर्या को पुस्तक केंद्रित न बनाना। ये तो निश्चित बात है कि जब भी हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, चाहे वो स्कूली पाठ्यचर्या हो या कहीं भी किसी भी पाठ्यचर्या से संबंधित हो, तो हम कभी भी केवल पुस्तक केंद्रित ज्ञान को ना रखें कि बस पढ़ाना 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 और पढ़ाना। ये नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली बच्चा ऊब जाएगा। कुछ देर पढ़ाई करेगा, लेकिन पढ़ाई करने के बाद वो ऊब जाएगा। तो हम उसके साथ साथ अन्य जो क्रियाएं हैं उसके साथ अगर हम उसको विकसित करेंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली पुस्तकीय ज्ञान भी रहेगी और फिर उसकी समझ भी उसके साथ साथ विकसित होगी। फिर इसके अलावा सहगामी क्रियाएं। तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए कि पुस्तकीय ज्ञान
को छोड़ेंगे तो हम सहगामी क्रियाओं को ही तो अपनाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम सांगीतिक प्रोग्राम करते हैं, अगर मान लीजिए कि कुछ हम अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ हम खेल ग्राउंड में कुछ अलग खेल का आयोजन कर लिए, कुछ वार्ता का आयोजन कर लिए, कुछ क्विज सेशन का आयोजन कर लिए, कुछ चर्चा परिचर्चा का आयोजन कर लिए, कुछ लिखित कंपटीशन का हम आयोजन कर लिए, या अन्य अन्य गतिविधियां, बहुत सारी गतिविधियां हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को विकसित करता है। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम अपना लेते हैं तो डेफिनेटली बच्चा पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी और समझ भी उसकी बहुत ज़्यादा विकसित होती जाएगी। इसके अलावा कहता है कि शिक्षण सूत्रों पर बल। अब शिक्षण सूत्रों पर बल इसलिए कि हम शिक्षण किस प्रकार से करते हैं, उसके किस प्रकार, अब मान लीजिए कि अगर शिक्षक खुद हैं और शिक्षक को खुद ही बहुत सारे शिक्षण सूत्रों का ख्याल नहीं है, बहुत सारे कौशलों का ख्याल नहीं है, बहुत सारी नई तकनीकियों से वो लवरेज नहीं हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को समझाने में उनको निश्चित ही दिक्कत होगी। और जब बच्चों को समझाने में दिक्कत होगी तो बच्चों को दिक्कत होगी, बच्चों को दिक्कत होगी तो डेफिनेटली बच्चा अपनी समझ को, अपने चीज़ों को, अपने स्तर को बहुत ज़्यादा विकसित नहीं कर पा सकता है। फिर इसके अलावा कि अभिभावक को विद्यालय से जोड़ना अत्यंत जरूरी है। आजकल आप देखते होंगे कि प्रत्येक जो स्कूल होते हैं उसमें पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है। क्यों होती है? वो इसी का एक हिस्सा था कि अब मान लीजिए कि अगर हम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को हम बताएंगे, समझाएंगे बच्चों के बारे में कि बच्चा घर पर क्या करता है, अब बच्चा स्कूल में क्या करता है। अर्थात टीचर्स भी वहाँ गार्जियंस से जानकारी हासिल कर सकते हैं कि बच्चा वहाँ पर घर पर क्या करता है, और गार्जियन भी ये जान सकते हैं कि बच्चा स्कूल में हमारा क्या कर सकता है। अर्थात दोनों का जब हम समावेश करेंगे तो डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा हमारा क्या होगा, तो लाभ होगा। क्योंकि कई बच्चा ऐसा होता है जो कि स्कूल में आया और स्कूल में जाकर के फिर वहाँ पर अपना जो बस्ता रखा, बैग रखा, उसके बाद वो उसको छूता भी नहीं है, फिर वहाँ पर खेलना और सिर्फ खेलना। अगर ऐसी क्रियाएं होती रहेंगी तो क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वो बच्चा विकसित हो पाएगा? तो नहीं। तो इसीलिए दोनों का रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके गार्जियन का और स्कूल का, दोनों का ही रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए दोनों की कड़ी को जोड़ना बच्चे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर सामूहिक भावना का विकास। तो सामूहिक भावना का विकास भैया हम कैसे कर सकते हैं? तो सामूहिक भावना का विकास तो मुख्य रूप से आज के समय में जब बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, तो ऐसे ही एक प्रकार का सामाजिक परिवेश उसका बदल जाता है, सामूहिक चर्चा होती रहती है। लेकिन जब हम सहगामी क्रियाओं के दौरान अगर हम अलग अलग प्रकार की सामूहिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, सामूहिक चीज़ों को, सामूहिक कार्यों को हम दे देते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा, खास करके आप खेल में देखेंगे तो सामूहिक जो गतिविधियां हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सम्मिलित होती हैं। तो ये अर्थात अलग अलग प्रकार के जब हम क्या करेंगे, सामूहिक चीज़ों का आयोजन करेंगे, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करेंगे, तो निश्चित तौर पर सामूहिक भावना का विकास होगा ही होगा। इसके अलावा फिर बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। तो आज का तो मुख्य केंद्र बालक ही है, क्योंकि आज का जो पाठ्यक्रम हो, चाहे वो शिक्षक पढ़ाएं वो हो, चाहे वो संस्थागत अन्य क्रियाएं हों, या फिर उसका जो कैरिकुलम बनता है वो हो, सारी चीज़ें आजकल बच्चे के ऊपर ही आधारित होती है और होना भी चाहिए। क्योंकि जिसके लिए ये चीज़ बनाया जा रहा है, अगर उसकी ही अपेक्षा वहाँ पर ना हो, उपेक्षा हो वहाँ पर, तो उसका क्या लाभ। तो डेफिनेटली बच्चों, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, तो क्लास में अगर मान लीजिए कि दो तीन बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी तेज़ बच्चे होते हैं, कुछ 2-4 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं, और मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो सामान्य कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो जो शिक्षक का भी काम है कि वो दोनों का, अर्थात सबको समायोजित करके लेके चले, साथ में लेकर के चलें। मतलब
किसी भी केवल मंद का ही हम ख्याल नहीं रखेंगे, केवल हम तेज का ही ख्याल नहीं रखेंगे, बल्कि हम सबका ख्याल रखेंगे। और वहाँ पर ये सब चीज़ों को रखने के लिए लोकतांत्रिक कक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात हम कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण को बनाएं, ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है। फिर शिक्षकों को नवाचार के प्रति जागरूक करना है निश्चित तौर पर, क्योंकि आज के समय में अलग अलग प्रकार की विधाएं आती रहती हैं, अलग अलग प्रकार की टेक्निक आती रहती हैं, अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक पक्ष आते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को जब तक शिक्षक एक नहीं जानते रहेंगे तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं। तो हम कब तक पुरानी परंपरा को ढोते रहेंगे, अर्थात हमने जो सीखा है बहुत पहले, जो हमने बीएड या अन्य प्रशिक्षण के दौरान हमने लिया है, वो जब लिया था उस समय के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक था, लेकिन क्या आज के लिए भी वो उतना ही प्रासंगिक है? तो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह तो आता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें, मनोविज्ञान, ये सब सारी चीज़ें उसमें हैं, वो प्रासंगिक है, लेकिन कुछ जो नई तकनीकियां हैं, कुछ जो नए कॉन्सेप्ट हैं, कुछ जो नए पक्ष हैं, कुछ जो नए आविष्कार हुए हैं, कुछ जो नई रचनाएं हुई हैं, कुछ जो नया कॉन्सेप्ट आया है, तो ये सब सारी चीज़ें जब तक हम अप टू डेट, अगर शिक्षक ही हम अप टू डेट ना रहेंगे तो डेफिनेटली बच्चों को कहाँ से हम अप टू डेट कर पाएंगे? क्योंकि बच्चे तो भावी हैं। तो बच्चे जब भावी हैं तो उसको नई चीज़ों का ज्ञान देना आवश्यक हो जाता है। जब तक हम नई चीज़ों का ज्ञान शिक्षक ही खुद नहीं ले पाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को वो कैसे दे पाएंगे? इसलिए शिक्षक को नवाचारी होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। फिर इसके अलावा कहते हैं कि मूल्यों को उपदेश न दे करके वातावरण द्वारा स्थापित किया जाए, अर्थात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ें, हम जो भी मूल्य दे रहे हैं, जो भी शिक्षा दे रहे हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम केवल ये नहीं कि नहीं ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा करने से अच्छा होता है, ऐसा करने से बुरा होता है, ये उपदेश भैया बहुत हो जाता है। केवल हम उपदेश न दें, बल्कि उन चीज़ों को जो भी हमें करना है वो हम खुद करके उसको वातावरण, उस प्रकार का माहौल क्रिएट करें ताकि बच्चे उन चीज़ों को करें। तो जब तक हम खुद ही शिक्षक उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हैं, अगर शिक्षक खुद ही धूम्रपान कर रहा है, एकदम से धुआं को उड़ा रहा है और बच्चों को कहेगा कि धूम्रपान करना अत्यंत खराब कार्य है, तो भैया आप खुद कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। तो अर्थात कोई भी चीज़ें जो हम शिक्षक उसको बता रहे हैं उसको केवल उपदेशात्मक नहीं होना चाहिए, अपितु हम खुद पर उसको लागू करें। और फिर जब शिक्षक को देखता है कि नहीं, खुद ही शिक्षक उस प्रकार का आचरण करते हैं और तथागत उन चीज़ों को जब हम बताते हैं तो डेफिनेटली वो छात्र पर भी अत्यंत असर करता है। इसके अलावा अभिभावक बच्चों को कम उम्र में ही अत्यंत निपुण बनाना न चाहें, अर्थात आजकल के जो अभिभावक ज़्यादातर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि छोटा बच्चा हुआ नहीं हुआ लेकिन ये संपूर्ण रूप से एकदम से निपुण हो जाए, हर विषयों में निपुण हो जाए, जो मैं चाहता हूँ उस प्रकार का हो जाए। अरे भैया, ये आप नहीं चाहते हैं, ये आप नहीं सोचते हैं कि आप कितने वर्षों में ये अनुभव प्राप्त किए हैं, कितने वर्षों में इतना ज्ञान प्राप्त किए हैं। लेकिन बच्चा तो अभी छोटा है, तो बच्चों को अभी थोड़ा सा तो समय दीजिए, उसको परिपक्व तो होने दीजिए, उसकी समझ तो विकसित होने दीजिए, तब तो उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। लेकिन आज के बच्चों पर इतना ज़्यादा बोझ इस एक प्रकार से या अपेक्षा इतना ज़्यादा कर लेते हैं बच्चों से कि एक प्रकार का वो बोझ हो जाता है और फिर उसको सुनाना, बार बार उन चीज़ों को सुनाना, बच्चा क्या हो जाता है, उससे कुंठाग्रसित हो जाता है। और जब बच्चा कुंठाग्रसित हो जाएगा तो जो भी उसको करना है, जो भी उसको बनना है, जो भी उसको समझना है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर एक इसमें ही कहा गया, खैर इसमें नहीं लिखा हुआ है, ज्ञान और सूचना में अंतर। अब ज्ञान और सूचना में अंतर क्या है? तो सूचना क्या है?
दरअसल सूचना किसी भी प्रकार से, जैसे हम टेलीविज़न से देख लिए, जैसे हम समाचार पत्र से देख लिए, जैसे हम रेडियो से देख लिए, रेडियो से सुन लिए, या फिर अन्य चीज़ों से, अन्य चीज़ों से जो भी हमें सुनने, देखने या चीज़ों से सुनने को मिलता है, उससे प्राप्त जो सूचनाएं होती हैं, उसका जो भंडारण होता है, हम उसको सूचना कहते हैं। लेकिन ज्ञान क्या है? तो ज्ञान किसी भी शिक्षा द्वारा प्राप्त या अनुभव द्वारा प्राप्त जो समझ है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। तो सूचना और ज्ञान में अंतर होना चाहिए। तो इसमें यह भी कहा गया कि ज्ञान और सूचना में भेद उसको बताना ज़रूरी होता है कि ज्ञान क्या है, सूचना क्या है। इन सारी चीज़ों में भी भेद जरूरी हो जाता है। फिर बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना। अब ये अगर मान लीजिए कि आप खुद ही, ये केवल किसी भी एक जगह के लिए नहीं है। एक जगह मतलब क्या कि न तो केवल स्कूल के लिए है, न ही केवल अपने घर के लिए है, बल्कि दोनों के लिए है। आप जब भी घर में या स्कूल में तनाव मुक्त वातावरण जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, बच्चा कभी नहीं, वो अगर मान लीजिए कि कोई भी घर पर जो माता पिता हैं अगर आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, आपस में एकदम से गुस्साते रहते हैं, तो बच्चे पर उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। और केवल विद्यालयों के भरोसे छोड़ दें, या विद्यालय में भी अगर एक दूसरे से, शिक्षक में ही एक दूसरे से मतांतर है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाती हैं, या प्रबंधक जो हैं उससे शिक्षकों का तालमेल अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। तभी ही एक लोकतांत्रिक वातावरण, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो कक्षा में हो, ये बन पाएगा। लेकिन जब तक संपूर्ण रूप से अच्छा वातावरण नहीं बनेगा, तब तक बच्चा कभी भी अच्छा नहीं कर सकता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में देखना। आज के समय में हमारा भारतवर्ष जो है तकरीबन 150 करोड़ का हो चुका है, न केवल 140 बल्कि 150 करोड़ का हो चुका है। अब तकरीबन 150 करोड़ की आबादी हमारी है, उसको हम मानवीय संसाधन के रूप में देखें, न कि केवल जनसंख्या के रूप में। अरे जनसंख्या में वृद्धि है, लेकिन उसको अगर हम यूटिलाइज करें, आज के समय में अगर हम उसको प्रशिक्षण दें। आज के समय में हमारा जो भारत है, इतना बड़ा भारत है, लेकिन बावजूद इसके ओलंपिक पदक में अगर एक गोल्ड मेडल आ जाता है तो हम लोग अत्यंत खुश हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि चाइना देखिए, आप यूनाइटेड स्टेट देखिए, उसमें सैकड़ों आते हैं तो भी उतना खुश नहीं होता है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है, उन सारी चीज़ों को तो हम विकसित करें, उन सारी चीज़ों पर हम कार्य करें। अर्थात कौशलात्मक शिक्षा का आयोजन, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मतलब नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कौशलात्मक विकास का आयोजन करें, तभी हम मानवीय जो संसाधन हमारे पास जो बहुत बड़ा है, वो हम किसी भी विश्व पर हम अपना क्या कर सकते हैं, अग्रगामी हो सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इसलिए मानवीय संसाधनों का के रूप में उसको देखना। फिर कल्पना व मौलिक कृति पर बल। अर्थात आज के समय में सृजनात्मकता बहुत ही, या चिंतन हमारा जो हो, कैसा हो, वो कल्पनात्मक चिंतन हो, सृजनात्मक चिंतन हो, इसके रूप में आज के समय में देखा जाता है। तो हम किस प्रकार से मौलिक कृतियों पर बल दे सकते हैं, क्योंकि जब हम मौलिक कृतियों पर बल देंगे तभी हमारा चिंतन जो है वो विकसित हो सकता है, हमारी कल्पना शक्ति विकसित हो सकती है। तो इसके कारण से कल्पना व मौलिक कृति पर बल देने के लिए कहा है। फिर व्यापक और सतत मूल्यांकन भी, इसमें कि वो केवल पारंपरिक मूल्यांकन न हो करके आज के समय में जो सतत और व्यापक मूल्यांकन चल रहा है, उसकी जो प्रविधियां चल रही हैं, उसमें हम देखना कि मतलब किसी भी एक पक्षों को लेकर के हम मूल्यांकन कर देते हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो कैसा है, वो ऐसा है, वो जैसा है, वो तैसा है। वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके हर एक पक्षों को हम आकलन करें, मूल्यांकन करें, उसके बाद ही उसको फाइंड करें कि वो वास्तविक में क्या है, कैसा है।
तो मुझे लगता है कि आप NCF 2005 को बेहद आसानी से और अत्यंत सरल ढंग से आप समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।